जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है कुंडली मैच मेकिंग। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। अभी हम लोगों ने अभी तक हम कर चुके हैं पंचांग और शुक्र और गुरु के बलाबल से किस प्रकार से मैरिज लाइफ को देखा जाए। आज हम करेंगे राशियों की मित्रता एवं लग्नों की मित्रता से किस प्रकार से हम फैसला करें कि किस राशि का व्यक्ति या किस लगन का व्यक्ति हमारे जीवन में लाभ दे सकता है और किस प्रकार से हमारे जीवन में अगर विपरीत लगन का व्यक्ति आ जाता है, जो ऐसा लगन जो हमारे साथ सामंजस्य स्थापित नहीं करता, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है मैरिज लाइफ के खराब होने का। अब वो किस प्रकार से देखना चाहिए, तो आप लोग जन्म पत्री को बना लें। लग्नों की मित्रता को किस प्रकार से देखा जाता है। कई बार प्रश्न उठता है कि जैसे कोई मेष लगन का व्यक्ति है, तो क्या उसको भी मेष लगन के व्यक्ति से ही शादी कर लेनी चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए और मेष लगन के व्यक्ति को कौन कौन से लगन के साथ शादी कर लेनी चाहिए, इसको हम स्क्रीन के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट किस प्रकार से हम देखें, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं, कि जो भी आपका लगन हो, जैसे कोई व्यक्ति मेल है तो फीमेल का लगन किस प्रकार से डिसाइड करना कि किसके साथ शादी की जा सकती है। नंबर 1, मेष लगन। ये हर लगन के हिसाब से लगन की लगन से जो स्थिति होगी वो अलग है। पहले मैं जनरल रूल बता देता हूँ। दूसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां और 12वां। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ, नाइन्थ और 12th, ये हाउस है इनके लगन। यानी अगर प्रश्न मैं करूं कि मेष लगन का व्यक्ति किन लगनों के साथ विवाह रचा सकता है, तो आपको सिंपल याद रखना है, वृष लगन का आदमी बहुत अच्छी उसके साथ कंपेटेबिलिटी होगी। कर्क लगन का आदमी, सिंह लगन का आदमी, वृश्चिक लगन का आदमी, धनु लगन का आदमी और मीन लगन का। अगर ऐसी लड़की होगी, इन लगनों से रिलेटेड अगर लड़की होगी, तो मैरिज लाइफ के अच्छे होने का चांस है। पर मेष के साथ मेष लगन भी कंपेटिबल होता है। बट ये अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, सिंह के साथ सिंह नहीं होता। मतलब कोई व्यक्ति सिंह लगन का है तो ये सिंह के साथ मैच मत कर। सेम कर्क के साथ कर्क नहीं सेट बैठे, कर्क के साथ कर्क नहीं सेट बैठे। धनु, धनु के साथ धनु सेट नहीं बैठे। ये चीज नोट कर लें आप, फिर मैं आपको राशियों के बारे में बता दूं। तो आप लोगों ने ये सूत्र नोट कर लेना है और कोई भी व्यक्ति
मेष लगन का आता है तो आप कोशिश करें इन्हीं लग्नों के अनुसार, यदि लड़की है, और अब हम चर्चा कर रहे हैं अगर गुण कम भी मिलते हैं तो भी आप आगे बढ़ सकते। इसीलिए बहुत ही मैच मेकिंग थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक समान सूत्र लिया और पकड़ लिया। पर मेरा ये मानना है, ये जो मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ प्लस गुरु और शुक्र वाला जो मेथड बताया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है। ये ऑलवेज पंचांग से आपको गहरी बातें पता लगेगी, फिर आगे चल करके नक्षत्र से और बहुत डीप में आप जा सकते। पर लड़के और लड़की के मामले में जिसको कहते हैं एकदम दिमाग में बात बैठी हुई है, अगर लगन की लगन से मान लो आपका नहीं भी याद रहता तो भी ये ध्यान रखें, दूसरा चौथा पांचवा आठवां नौवां 12, बस ये याद रख लेंगे तो इसी से आप कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे अगर आप शादी करें। अब मान लीजिए किसी की शादी इस प्रकार से नहीं होती, किसी की शादी अगर इस प्रकार से नहीं होती तो क्या होगा? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर मेष का को आपने लगन का मान लिया, अब यहाँ पर ये दिखा रहा है मेष राशि मेष लगन वाला व्यक्ति तो कर्क के साथ खुश है, कर्क के साथ बहुत ज्यादा खुश है। अब इसको हम यहां से हटाते, अब आप सेम चीज कर्क लगन में बनेंगे, इसमें से हम हटाएंगे भी ना सूत्र। अब कर्क लगन को यहाँ पे ले, ये मेल है, इस नियम के हिसाब से जब मेष वाला कर्क के साथ खुश है तो कर्क वाला भी तो मेष के साथ खुश रहना चाहिए। पॉइंट समझे आप? जब मेष वाला व्यक्ति कर्क वाले के साथ खुश है तो कर्क वाला भी तो मेष वाले के साथ खुश होना चाहिए। पॉइंट को पकड़ में आया? ये देखिए, मेष है, नहीं ये कर्क है और मेष यहाँ पर है तो अपने से 10th है। अगर कोई कर्क लगन वाले की शादी मेष लगन वाले से होगी तो वो क्या बना? 10th बन गया। तो यहां पर रिलेशनशिप बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। क्या बनेगा? ये चीज हम इसलिए देखते हैं कि कोई व्यक्ति कर्क लगन का है, उसके जीवन में कौन से लगन वाला व्यक्ति आए तो क्या घटना घटेगी। अब सपोज करो कर्क लगन वाले के साथ सिंह लगन की शादी करा दी जाए तो शादी सक्सेसफुल हो। अब इसको उल्टा करके देखिए, सिंह लगन को लगाओगे तो कर्क कहां पर आएगा? 12वें भाव में। तो 12वां तो हमने मान ही रखा है, बेस्ट है। तो कर्क लगन की सिंह के साथ, सिंह की कर्क के साथ, बेस्ट मैरिज। क्लियर हो गया बात? अब दूसरी चीज में हम चलते, अब मान लीजिए किसी ने उनकी कन्या लगन के साथ शादी कर, उन्होंने कहा नहीं जी कन्या लगन को पकड़ो। अब क्या होगा? फिर से आता हूं आप लोगों के पास। कर्क लगन की कन्या लगन की लड़की आ जाती है उसके जीवन में, तो आपने इसको इस तरह से देखना है कि उसके लिए उसकी कुंडली का 3rd हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। उस पुरुष के लिए जैसे ही कन्या लगन की लड़की उसके जीवन में आएगी उसका 3rd हाउस एक्टिवेट होगा। अब आपको ये तो चलो लड़का लड़की की शादी की बात है, इसको और एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको पार्टनरशिप करनी है, किसी के साथ धंधा करना है,
बिजनेस करते हैं हम लोग, पार्टनरशिप करते हैं, अगर धंधा करना है तो ये सूत्र 101%। अगर किसी को फ्रेंडशिप करनी है, चलो भाई दो लड़के लड़के हैं और आपस में एक रूममेट बनना चाहते हैं, अब उनके पास ऑप्शन है वो किसी के साथ भी लड़के के साथ जाकर के कमरे पे रह सकता है, तो कैसे आप डिसाइड करेंगे? तो सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते। अगर आपको लगता है कि आपने किसी आदमी के साथ नई नई दोस्ती की है, उसके बाद नुकसान होने लग रहा है या मजा नहीं आ रहा है या टेंशन आ रही है आपके पास, और ये विद इन 11 मंथ में हो जाएगा, मतलब 11 मंथ के अंदर आपको पता लगने लग जाएगा, 11 महीने के बाद आपको तुरंत पता लगने लग जाएगा कि ये व्यक्ति जब से मेरे जीवन में आया है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ज्यादा दिक्कतें, वो भी आपने ऐसे ही लिया। बहुत आसान है। कर्क लगन का व्यक्ति अगर उसके जीवन में कन्या लगन की लड़की या लड़का आ गया तो उसके साथ चैलेंज क्रिएट हो जाए। अगर वो उनके साथ धंधा करेगा तो भी मामला गड़बड़ा जाए। अब अगर तुला लगन का आदमी उसके जीवन में आ जाए तो तुला लगन का आदमी उसके जीवन में आ जाएगा तो क्या होगा? अच्छा रिलेशन है, बड़ा बेकार रिलेशन है? अच्छा रिलेशन, अच्छा रिलेशन है तो इसका मतलब उसके लिए तुला लगन का व्यक्ति सेट। क्या देगा वो उसको? उसके जीवन में रिलैक्सेशन आ जाए, मतलब उसमें फियर फैक्टर नहीं रहेगा, में फियर फैक्टर नहीं रहेगा, भाई ये तुला लगन वाला आदमी मेरे साथ बदमाशी कर सकता है, उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अगली राशि वृश्चिक राशि। ध्यान रखिएगा, कर्क लगन और वृश्चिक राशि, कर्क लगन और वृश्चिक लगन, सॉरी, कर्क लगन और वृश्चिक लगन बिल्कुल मैग्नेट हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे चिपक जाएंगे फटाफट। कर्क लगन वाले की शादी अगर वृश्चिक लगन वाले से करा देते हो तो ये मैग्नेट की तरह चिपक, मतलब एक दूसरे को बहुत ज्यादा लाइक कर। अगर कर्क लगन वृश्चिक लगन दोनों आपस में मित्र हो जाएंगे तो भी वो एक दूसरे को लाइक। अब चलते हैं कि छठे भाव में। अब कर्क लगन वाले का अगर आपने धनु लगन वाली लड़की से शादी करा तो क्या होगा? धनु लगन के विवाह होने से ही उसका कौन सा भाव एक्टिवेट हो गया लड़के का? छठा। छठे से क्या चीज देखेंगे हम? दोनों पति पत्नी एक दूसरे को शत्रुवत महसूस करें। अब एक सूत्र है, अगर कोई एक दूसरे से समसप्तक है तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है अपने से सामने वाला, और कर्क लगन में ये चीज अच्छी नहीं है और सिंह लगन में भी अच्छी नहीं है। कैसे? कर्क लगन का व्यक्ति यदि मकर लगन वाले से शादी करेगा तो बात नहीं बनेगी, या सिंह लगन का व्यक्ति कुंभ लगन वाले से शादी करेगा तो बात नहीं बनेगी, आपस में परेशान ही रहेंगे, एक दूसरे को फायदा नहीं करेंगे। जबकि मेष लगन वाला अगर तुला लगन वाले से शादी कर लेगा तो बहुत हैप्पी रहेगा। इसमें कर्क लगन और सिंह लगन अपवाद है, इसलिए मैंने वहां पे नहीं लिखवाया कि सप्तम भाव, बाकी मैक्सिमम जगह ये बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी साबित हो सकती है, यानी जो अपने से सातवां भाव है वो भी एक अच्छी कंपैटिबिलिटी दे सकता है। अब हम चलते हैं, अब यहाँ कर्क लगन वाले की कुंभ के साथ कैसी रहेगी? बहुत अच्छी।
कर्क वाले की मकर के साथ अच्छी नहीं रहेगी, पर कर्क वाले की कुंभ के साथ बहुत अच्छी रहेगी। ये चीज ध्यान रखना है। देखो दोनों का स्वामी शनि है, उसके बावजूद कर्क वाले की मकर के साथ अच्छी नहीं रहेगी, पर कुंभ के साथ बहुत अच्छी रहेगी। अब ऐसे में अगर कर्क लगन वाले का विवाह मीन लगन वाले से हो जाए तो कौन सा हाउस एक्टिवेट हो जाएगा? 9th हाउस। तो 9th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। अब सीधा आपने जाना है 12वें भाव। 10वें और 11वें वाले से विवाह नहीं करना है। अपनी कुंडली से 10वें और 11वें वाले से विवाह नहीं करना है। 10वें से विवाह करोगे, बेचारा भगा भगा के काम करवा करवा के तुम्हें वैसे ही मार देगा, और तुमसे नेवर सेटिस्फाइड विद योर वर्क एंड योर एनर्जी आल्सो, तो परेशान हो जाओगे। 12वां कर्क लगन वाले के लिए 12वां मिथुन हो जाएगा, मिथुन लगन। अब हाँ जी, कुछ कह रहे हैं रचना जी? हाँ जी, सॉरी सर। गुरु जी, यहाँ पे जब हम 12वां कंसिडर करते हैं तो 12वां हमारा लॉस लेके नहीं हम चलेंगे उसको? यही तो सूत्र है। अगर ऐसे तो एक में कह देते हैं रचना जी की 6ठा 8वां 12वां घंटा ही खत्म हो जाता। हाँ जी, दूसरा और 12वां संबंधों में ध्यान रखिएगा, दूसरा भाव और 12वां भाव बहुत अच्छे होते हैं। अब अपने हिसाब से कि आफ्टर मैरिज वो चाहता क्या है, कि वो चाहता है लक को एनहांस करे, वो चाहता है प्रेम को एनहांस करे, या वो चाहता है लग्जरी को एनहांस करे, या वो चाहता है धन को एनहांस करे, या वो चाहता है अपनी आयु को एनहांस करे, या वो चाहता है कि उसके पास खर्चे ना के बराबर हो और जीवन में तरक्की उन्नति केवल खुद करता चला जाए। तो ये हाउस को सिलेक्ट इस प्रकार से उसको अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। सर जैसे कर्क लगन वाले ने तुला को सेलेक्ट किया तो कर्क के लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन उसके स्पाउस के लिए तो वो 10वां हो गया, उसके स्पाउस के लिए तो अच्छा नहीं हुआ। ये मैंने करके इसीलिए दिखाया कि 4th हाउस हर एक में अच्छा नहीं है। ये मैंने मेष लगन से भी आपको बताया था कि मेष वाले के लिए कर्क बहुत अच्छा है, परंतु कर्क वाले के लिए मेष अच्छा नहीं है। इसीलिए मैंने स्पेशल एग्जांपल दिया था कि ये 4th हाउस वाला मामला हर एक के साथ नहीं सेट बैठता। ये स्पेशल मैंने इसीलिए अलग से बताया आपको। अगर कोशिश करें चौथे को हटाई दे तो आपका वैसे ही टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर जहां मुश्किल लगे आपको अभी याद करना, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाए, क्योंकि हर एक जगह चौथा नॉन कंपेटिबल नहीं है। पर मेष लगन में, कर्क लगन में, तुला लगन में इनमें गड़बड़ होती है, तो बजाय हर लगन को याद करने के आप चौथा हटा भी सकते हो। सर ऐसी स्थिति कई जगह आएगी, जैसे कर्क से 11 राशि तो ठीक है, कुंभ ठीक है 8वें में पड़ा, लेकिन कुंभ से 6ठा पड़ गया चौथा। कई जगह आएगी, कई जगह आ सकती है, इसलिए हम धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे कि कौन किसके लिए। अभी तो मैंने मोटा मोटा समझा है, आप सभी मेरे काम करने के तरीकों को मालूम है। जब मैं बेसिक पढ़ाता हूं तो ऐसे पढ़ाता हूं कि मुझे एडवांस का आता पता ही नहीं पता, और जब मैं एडवांस पढ़ाता हूं तो ऐसे पढ़ाता हूं कि मुझे बेसिक नहीं पता। तो ये मेरे काम करने का तरीका है। सबसे पहले मोटा मोटा समझाऊंगा ताकि आपको लगे कि मामला ठीक है, आसान है, फिर हम आगे अंदर तक गहराई में जाएंगे। अभी तक काम देने वाली बातें क्या निकल के आई कि दूसरा और 12वां कभी भी आपको मात नहीं दे। किसी भी लगन में आप कर लेना, मात नहीं मिले। सिर्फ ध्यान रखना है, कर्क की कर्क से साथ, धनु की धनु के साथ, इनके साथ आपस में मैरिज नहीं करानी। कर्क इमोशंस है, सामने वाला भी इमोशन,
वो ओवर इमोशंस हो जाएगा। इसी प्रकार से धनु और धनु, धनु में ज्ञान है, धनु ज्ञान का लगन है। देखिए ध्यान रखिएगा, दो ज्ञानी व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते, बराबर के ज्ञानी आदमी। इसलिए पति पत्नी में समानता नहीं होनी चाहिए, समानता नहीं होनी चाहिए। किसी में कोई गुण ज्यादा होना चाहिए तो दूसरे में कोई और गुण ज्यादा होना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे के पूरक बन सके। आपको पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें होती है? टीचर्स के अंदर, गुरु के अंदर, इनकी आपस में नहीं बनती। थोड़ा ज्ञान भी ज्यादा आया, दूसरे से तुरंत लड़ मरेंगे। धनु का धनु के साथ, धनु कौन है? गुरु। समझ में आई बात? अब लड़का भी धनु बना दिया, लड़की भी धनु हो गई, ये लड़े बगैर मानेंगे ही नहीं। जबकि दोनों पढ़े लिखे होंगे, दोनों ज्ञानी होंगे, दोनों की एक ही खासियत होगी, अपने ज्ञान की वृद्धि करना। अब अगर हम बाहर से खड़े होकर के देखें तो हम कहे वट्टे मैच, गजब का मैच है, दोनों ही अपने किताबों में लगे रहेंगे, दोनों ही अपने ज्ञानी लोग हैं, और कोई भी व्यक्ति उनसे इंडिविजुअल मिलेगा तो उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं मानेगा। वो कहेगा यार जय इसका हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, वो कहेगा वाइफ भी बहुत अच्छी है। फिर प्रॉब्लम क्या है? दोनों का एक साथ चलना का प्रश्न। रीजन यही है। इसलिए कर्क को हमेशा एक मजबूत स्तंभ चाहिए, कर्क को हमेशा एक मजबूत स्तंभ चाहिए। पर कर्क को कर्क जैसा ही मिल गया, मतलब कर्क ही मिल गया, तो मामला गड़बड़ा जाए। इसलिए कर्क कर्क की मित्रता तो बहुत अच्छी चल जाती, पर उनमें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो समझ पैदा नहीं होती। अब हमें इन सूत्रों के अलावा कुछ और सूत्रों पर भी बात करनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, सप्तम भाव, कई कई जगह पर सप्तम भाव बहुत अच्छा रोल निभाएगा। अब समस्या कहां आती है इस केस में? जहां पर दो राशियां आ जाती हैं, जहां पर दो राशियां आ जाती हैं, वहां पर समस्या पैदा होती है। जैसे शुक्र है, अब कर्क लगन को ले लो, 4th हाउस में पड़ रही है शुक्र की एक राशि, एक 11th हाउस में पड़ रही है। अब आदमी ये नहीं सोच पाता कि शुक्र मेरे लिए फेवरेबल है कि नॉन फेवरेबल, समझे? अब जैसे कोई कहे कि कर्क लगन वाले के लिए शुक्र खराब है, ये भी कह सकता है शुक्र बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर वृष लगन की लड़की होगी तो उसके लिए खराब है, उसके लिए खराब है। पर वहां पर तुला लगन की हो जाएगी तो बेटर हो जाएगी। इन दोनों के बीच में आपको समझना पड़ेगा, एक के साथ कंफर्ट जोन पैदा होगा और दूसरी के साथ, जिसका 11वां आया है, मोर एक्सपेक्टेशन। सबसे ज्यादा पति पत्नी के मामले में ओवर एक्सपेक्टेशन ही खराब करता है। कभी कभी आपके नजर में कोई चीज आई होगी, पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर ऐसी ऐसी परीक्षा लेते रहते हैं ताकि वो फंस जाए। कभी पति उसकी परीक्षा लेगा कि पत्नी फंस जाए, पत्नी परीक्षा लेगी पति फंस जाए, और जब वो फंस जाएंगे तो अंदर ही अंदर खुशी महसूस हो। ऐसा नहीं है कि ये जो बाहरी मामलों को, ये बहुत आंतरिक लेवल की बातों को बताने वाला सूत्र है। ऐसा नहीं है कि आपको धनु धनु वाले पति पत्नी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, पर इंटरनली प्रॉब्लम ये रहेगी इन दोनों की। इस चीज को हम आप लोगों के एग्जाम्पल से समझें। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें निकल करके आए जो मैंने अभी नहीं बताई, इसलिए हम आप लोगों का एग्जाम्पल लें। जरूरी नहीं कि आप अपनी ही को लगन से बात करेंगे, पूरी कुंडली देने की जरूरत नहीं। सर आलोचना जी। मैं कुंभ लगन की हूँ।
एंड मेरे पति अरविंद तुला लगन के हैं। तो आप इसको करके देखिए, तुला लगन कहाँ पे किस हाउस में फॉर्म? 9th हाउस। 9th हाउस। इट क्रिएट्स द लक। रचना जी के लिए वो भाग्य लेकर के आए, प्रॉस्पेरिटी लेके आए। नवम भाव क्या है? जो आपको एक लेवल ऊपर ले जाए। जब भी नवम ना समझ में आए तो एकदम ये कह दिएगा, तो जो एक लेवल को ऊपर ले जाए, एक लेवल ऊपर उठा दे। इसीलिए ये हायर एजुकेशन का हाउस है। 9th हाउस इज हायर एजुकेशन हाउस। अब एजुकेशन किसी और भाव से देख लो, पर हायर एजुकेशन 9 से देख लो, तो इसका मतलब वो एक लेवल ऊपर उठा देता है। जब आदमी की पदोन्नति होती है, मीन्स प्रमोशन होती है, तो वो क्या होता है? एक लेवल ऊपर उठ जाता है, डेजिग्नेशन उसका ऊपर हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति की उस समय की वैल्यू बिफोर मैरिज, जैसे मैरिज, उसका एक लेवल बढ़ जाता है। तो ये एक अच्छी मैरिज कैसे है, और किसके लिहाज से अच्छी मैरिज कहेंगे, ये ध्यान रखना। अभी बात पूरी नहीं हुई। किसके लिहाज से? और द प्रमोशन, भाग्य के लिहाज से। पर ये ध्यान रखना, गुरु और शुक्र वाला फार्मूला कभी मत भूलना। गुरु और शुक्र वाला फार्मूला, इनके ऊपर भी क्रॉस लगा सकते। जैसे कि कोई कुंभ लगन का व्यक्ति है और उसकी शादी भी तुला लगन से हो गई, पर कहीं पर भी गुरु के पक्ष में कमजोरी है या शुक्र के पक्ष में कमजोरी है, तो इट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम। बट क्या लॉन्जेविटी है? यस, ये लॉन्जेविटी क्रिएट कर। ये लगन हम अपने फेवरेबल इसलिए छांटते हैं ताकि लॉन्जेविटी में प्रॉब्लम ना आए। कभी कभी अपोजिट लगनों से हेल्थ इश्यूज भी बढ़ जाए। उर्मी जी, पूछना है? नहीं सर, पर आज समझ आ गया। मैं मिथुन लग्न की और हस्बैंड सिंह लगन के, एक का 3rd हाउस एक्टिवेटेड है, दूसरे का 11th हाउस। तो सर आपको पता है मैं कितनी मेहनत करती हूँ, फिर भी ये मुझे आलसी कहते रहते हैं। एक बात है, आज वाला सूत्र समझाना कि आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसकी है। सचिन सर। जी सर। कौन सा लगन है? मेरा वृश्चिक लग्न है और वाइफ का भी वृश्चिक लग्न है। देखिए, वृश्चिक लगन और वृश्चिक लगन ये भी जल है, जबकि कर्क भी जल है, पर वृश्चिक लगन गहरा जल। वृश्चिक लगन गहरा जल है, जो जमीन के नीचे मिलता है, वो अलग है। जो छिपा हुआ जल है, जो ऊपर से नहीं दिखाई देता, जी। और अथाह मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। वृश्चिक लगन बहुत ज्यादा मात्रा में। मीन लगन समुद्र वाला पानी, दूर से दिखता है, जो डरा देता है, इंसान को डरा देता है। कर्क लगन जो है, पानी है, बहता जल। वहां क्या है? बहता जल है। वृश्चिक ठहरा हुआ जल है, ठहरा हुआ पर गहरा है। तो ठहरा हुआ और गहरा किसका होता है? कुएं का पानी होता है। एक तरह से देखे तो जमीन के नीचे का पानी होता है अक्सर। तो ये जो लगन होते हैं, इनमें पेशेंस लेवल होता है। ऑलवेज रिमेम्बर, वृश्चिक लगन के व्यक्ति में पेशेंस होता है, ठहरे होता है, वो टाइम ही देते रहते हैं। चलो इस साल देखते हैं, अगली बार देखते हैं। सचिन मानता है कि नहीं मानता? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात तो है ना? बिल्कुल। तो ये हमें लगनों से समझना। विशाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा मेष लगन है, वाइफ का सिंह लगन। गुड, बहुत बढ़िया। ये कहीं छोड़ के नहीं जा सकते, ये ध्यान रखिएगा। ये कहीं पर भी नहीं छोड़ जा सकते। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मेष और सिंह। और सिंह को भी अगर आप लगन लगा लो तो मेष कहां पर फॉल करता है? 9th में। ये कॉम्बिनेशन ऑलवेज याद रखिए, मेष सिंह, सिंह मेष, ऑलवेज गुड। जिनमें दोनों तरफ से बढ़िया नियम पे बैठते हैं,
जो हमने सूत्र बताए, इन्हें कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। ये लड़ ले जितना मर्जी, छोड़ के नहीं जा सकते कहीं। इसलिए मेष वाले का सिंह से करो। हम लोग और डरते हैं। लग्नेश भी आपस में, हाँ, मित्रता है। सिंह लग्नेश को भी मेष से देख लो, चाहे मित्रता मेष को है। सिंह से देख लो, जैसे मर्जी देख लो, वो हाँ। बैठेंगे उसी में। हाँ, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, कमाल की बात। मेष उछलता रहता है, मेष उछलेगा बहुत, सिंह शांत रहेगा। और कभी कभी सिंह ऐसी हरकत करेगा कि मेष अंदर से डरेगा। तो एक लेवल से ज्यादा वो जैसी देखेगा ना, सिंह वाले ने ऐसे आंख करी और वो एकदम डाउन, ठंडा पड़ जाएगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा चलेगा। पर सिंह लगन वाला होगा और मेष लगन की लड़की से आप शादी कर दो, भाग्यवर्धक। और मेष का सिंह से केयरिंग नेचर, तो विशाल जी बड़ा केयर करेंगे अपनी भाई। जरा सा कुछ हो जाए, विशाल जी दुकान छोड़ के भागे फिरे। एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ मानसी जी। सर हम दोनों ही मकर लग्न है, दोनों ही मकर लग्न है सर। मकर मकर है, बढ़िया है। शनि के लग्नों में ज्यादा परेशानी नहीं आती, और शनि औरों के साथ बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। कर्क वालों के साथ, सिंह वालों के साथ इनकी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। मकर मकर दोनों ही शांत प्रकृति के रहते हैं। मकर अपने नाम मस्त है, दोनों मस्त रहते हैं अपने अंदर, इंडिविजुअल मस्त है। मकर मकर इंडिविजुअली मस्त, ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं कह सकते। हाँ अमर ज्योति जी। नमस्कार सर। नमस्कार। इसमें सर जैसे धनु लग्न है और कुंभ लग्न है। धनु और कुंभ को करके देखिए, क्या हो गया, थर्ड हाउस एक्टिवेट हो गया। हाँ, थर्ड हाउस एक्टिवेट हो गया। देयर इज अ चैलेंज। इन चीजों से आप पता लगा। प्रकाश पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, हमारा जो है कुंभ लगन है और वृश्चिक लगन है वाइफ का। वृश्चिक लगन है, तो आप देखिए कि अगर आप कुंभ लगन की कुंडली बनाते हैं तो वृश्चिक लगन कहाँ पर जाकर के 10th में जा रहा है जी, 10th में जाता है। 10th में जाता है। तो 10th वाला मामला, लगन वाला मामला, ये बहुत सटीक नहीं, सब एक दूसरे के काम के पीछे ही है। वो कहेगा तुम भी काम करो, वो कहेगा तुम और ज्यादा काम करो। वो कहते कर तो रहे हैं, इतना तो कर रहे हैं। वो कहेगा कर तो रहे हो पर कम कर रहे हो, ज्यादा करो। तो ये दोनों का आपस में होता है। आप रत्ना जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मेरा वृषभ लगन टॉरस एंड हस्बैंड का मेष एरीज। बहुत बढ़िया। फिर वो कहीं नहीं जा सकते रत्ना जी, टेंशन मत है सर, आज टेंशन है। गुरु और शुक्र को देखिए। अब देखिएगा, सर मैं कुछ पूछना चाहता था। हाँ हाँ सर अमर, हाँ मर्जी। जैसे आपने बताया जो थर्ड हाउस जो एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये मेरा होगा या मिसेस का? आपका कुंभ है? हाँ आपका कुंभ है? हाँ सर। नहीं, कुंभ है? मेरा कुंभ है सर। और मेरा वाइफ सर का क्या है? धनु सर। धनु है, तो कुंभ से 11वां धनु हुआ। क्या बने? 11वां। 11वां है ना? हाँ, तो चैलेंज वाला मामला नहीं है। ठीक है सर जैसे 9th में आपने कहा कि भाग्य को एक्टिवेट करेगा, पंचम भी अच्छा है, चतुर्थ भी कंफर्ट जोन को एक्टिवेट करेगा। सर 8वां और 12वां क्या एक्टिवेट करेगा? दूसरा तो लगता है कि धन को एक्टिवेट करेगा। 8वां जो होता है लॉन्जेविटी को एक्टिवेट करता है। अच्छा।
अगर मेरी माने तो मेरा बस चले तो मैं 8वें और 12वां वाला साथी ढूंढे, 8वें वाला और 12वें वाला साथी। अगर मैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करूं, 12वें वाला साथी होता है इनकी सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी है। आठवें से लॉन्जेविटी अच्छी आती है, हमेशा 8वां ही खराब नहीं होता। सर मेरा मिथुन है और मेरी पत्नी का वृश्चिक है, तो हमसे तो छठा हो गया। हाँ, और उनसे मैं 8वां हुआ, तो लॉन्जिविटी किसकी, उनकी बढ़ेगी या मेरी बढ़ेगी? अब ये लगाओ, अपने आप को मिथुन बना लो फर्स्ट, ठीक है। और उनको जब वृश्चिक में करते हो तो छठा, कौन छठा हो गया? वाइफ छठी, वाइफ छठी हो गई। हाँ, अब वाइफ का लगा लो वृश्चिक, तो मिथुन कहाँ फॉल कर रहा है? मिथुन फॉल करेगा अष्टम में। तो उनके लिए स्पाउस की उम्र बढ़ जाती है, आपके लिए तो वो छठा यानी बीमारी, रोग, परेशानियां, तो ये उनको परेशानी। ठीक सर, और मेरा सेकंड जो है वो धन भाव, और क्या जी, बिल्कुल धन धन, कोई कुटुंब का धन। अब छठे के और भी मायने होते हैं, जैसे चैलेंजेस हैं, कर्जा है, रोग है, परेशानियां हैं, मानसिक कष्ट है, ये सब चीजें इसमें आप फिर इसलिए नहीं बताया मैंने, एक ही पॉइंट बताया कि ताकि आप लोग इस स्टैंडर्ड के आ चुके हैं कि आपको सारा पता है। अष्टम से फिर बहुत सारी चीजें आएंगी, उस तरीके से चीजें बना करके आप समझिए। नहीं समझ में आए तो अपने लक्षणों के आधार पर देखिए इसके साथ क्या घटित हुआ है, कौन है, आपकी श्रीमती जी आपके बारे में क्या कहती है और आप श्रीमती जी को क्या कहती है, उसी से पक्का पता चल जाएगा कि मामला कहाँ पर। पर फिर भी मैं आपको वही कहा, दूसरा और 12वां, 8वां और 12वां हमेशा याद रखिए, कभी धोखा नहीं दे। पहला और 5वां, 5वां और 9वां कभी धोखा नहीं देंगे आप, ये हमेशा सेट फार्मूला है। मेरे सामने मैच मेकिंग आती है तो सबसे पहले तो मैं ये लगन देखता हूँ, उसके बाद मैं शुक्र और गुरु को देखता हूँ, फिर बाद में मैं कितना पॉइंट मिला फिर देखता हूँ। और मैं ये भकुड़ दोष वगैरह ये तो बहुत बात की बात है, और हो भी तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। अब बात आते हैं भकुड़ दोष क्या है। भकुट का मतलब राशि के मित्रता या शत्रुता है, राशि की मित्रता या शत्रुता, लड़के की लड़की से। अब यहाँ पर उल्टा है, पहला दोष द्विद्वादश, द्विद्वादश पहला दोष, यानी का आपकी राशि, किसी की राशि मेष है तो अगर लड़की की राशि मीन हो गई इसे बोलते हैं द्विद्वादश। अगर मीन राशि है और मेष करेंगे तो द्वि हो जाएगी, वो उससे दूसरा बार। अब ये देखो, अभी तक तो हमने क्या कहा था, लग्नों में द्विद्वादश बहुत अच्छा, पर राशियों में द्विद्वादश आते ही भकुट दोष आ जाएगा, और भकुट दोष आते ही 0 नंबर मिल जाएगा, 7 पॉइंट्स आपके कम हो जाएंगे। इसको मैं डिटेल से भी कराऊंगा, ये मत सोचिए तो बीच में बात आ गई तो मैं बता रहा हूँ। नवम पंचम द्विद्वादश, नवम पंचक और षडाष्टक ये नहीं होने चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति सिंह राशि का है तो 6 गिन लो, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मकर जो राशि होगी उसके लिए क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे चली गई। मान लीजिए मेष राशि, आप ऐसे सोचिए मेष राशि लड़के की है, लड़की की वृश्चिक राशि। अगर आप मेष से वृश्चिक तक गिनते क्या आता है, 8 नंबर।
और वृश्चिक से मेष तक गिनते 6 नाम, से ही कहते हैं षड़ा अष्टक। षड़ा अष्टक। अब इसके वो समझ लीजिए कि क्या रिजल्ट हुए। ये तो पता चल गया तीनों ही केस में, चाहे द्विद्वादश हो, चाहे नवम पंचम हो, चाहे आपका षडाष्टक हो, आपको भकुट में 0 नंबर मिलता है। भकुट के 7 नंबर होते हैं, वहां 0 होता है। अगर द्विद्वादश हो तो धन हानि, धन को लेकर के चिंताएं बनी रहती, या लोग कहेंगे पैसा कमाते हैं पर खर्च हो जाता है। फिर है नवम पंचम, संतान को लेकर के चिंता बनी रहती। नवम पंचम संतान को लेकर के चिंता बनी रहती है। षडाष्टक ये काफी खराब होती है, षडाष्टक बहुत खराब होती है। ये रोग परेशानियां देता है, कभी कभी तो और चीजें और लक्षण भी खराब हो जाए तो लाइफ को भी शॉर्ट कर दे। पर जब जब इनके और आदर्श चीज जरूर देखनी है, केवल इस आधार पर नहीं कि बकुर्द में 0 आ गया और षडाष्टक हो गया, आप ये कहते हो उम्र कम है, नहीं, मे बी कि उसको हेल्थ से रिलेटेड इश्यू। ये राशि आपके कुंडली में वो राशि लेनी है जो चंद्रमा जहां पर बैठा हुआ है। इस राशि में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, लड़के की भी वही राशि देखनी है और लड़की की भी वही राशि देखनी है। तो इससे क्या पता चलेगा? नंबर 1 बात, भकुट में 0 नंबर है तो उनके विचार नहीं मिलेंगे आपस में। अब विचारों के मिलने ना मिलने का क्या मतलब? अब विचार तो बीजेपी कांग्रेस वाले थोड़ी है यहाँ। विचारों का मतलब होता है काम करने का तरीका। लड़का कहता है कि मुझे यार ऐसे नहीं, इस काम को ऐसे करके दूं, तो अगर नहीं मैं तो ऐसे नहीं ऐसे ही करके दूंगा, आता ही मुझे ऐसा है। या वाइफ चाहती है कि तू ये नहीं ये वाला धंधा कर, वो कहता है जो तू कहेगी वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा, और करना भी यही चाहता था जो तू कह रही है, पर अब तूने बोल दिया तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। इसे कहते हैं विचारों का न मिलना, कि आपस में उसका विचार आया उसका विचार आया, आपस में टकरा और टकरा के झगड़ा पैदा हो, यही है विचारों का नाम। जैसे एक मेरे पास केस आया था बहुत पहले, काफी दोष की मैं बात बताता हूँ आप लोग। लहसुन के ऊपर झगड़ा, लड़का लहसुन खाता था, लड़की लहसुन नहीं खाती, और उस बात पे मामला इतना आगे बढ़ गया कि मामला तलाक पहुंच गया। तो वो डिसाइड कर लिया था कि तलाक होना चाहिए। लड़की वाले पूरे तैयार कि हम झुकेंगे नहीं, बेशक तलाक ले लें पर लड़की लहसुन नहीं खाएगी। लड़की क्या, मैं भी नहीं झुकूंगी। और लड़का कह रहा है ये क्या, इसकी तो माँ भी खाएगी, मैं देखता हूँ। मतलब बड़ी अल्टा है, बड़ा भारी देखा गया, भकुड़ दोष है, भाई क्या करें। तो राशियों की हिसाब किताब देखा गया और फिर उन्हें उपाय सुझाए गए। मैंने 6 महीने का समय मांगा कि 6 महीने बाद तलाक लें, बेशक। और आज भी उनकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुली चल रही, सक्सेसफुली तो नहीं बोलना चाहिए पर चल रही है, क्योंकि जहां इतनी बड़ा मतभेद हो तो ये बात 7-8 साल। मुझे जब भी ये भकुट की बात याद आती है तो मेरे दिमाग में ये केस पड़ा आता है, क्योंकि झगड़े के केस तो हमारे पास बहुत आते हैं, और ये केवल लहसुन के ऊपर बात इतनी बढ़ जाना, और आप हैरान होंगे कि आजकल लड़की भी लहसुन खाती और लड़का लहसुन छोड़े बैठा है। तो ये जीवन का एक चक्र है। वो कोई किसी मेडिटेशन प्रैक्टिस में घुस गया है, पहले लड़की मेडिटेशन में घुसी हुई थी, अब लड़के ने लड़की को आदत डलवा दी, लड़की को आदत पड़ गई, लड़का छोड़ने पे लगा पड़ा है, मतलब छोड़ दिया। तो ये जो अप एंड डाउन है, अगर सोचिए, अगर ये दोनों लोग पहले से ऐसा मान लेते, या लड़का कहता कोई बात नहीं, दिखा नहीं था सही, अपने आप आदत पड़ जाएगी, या उसको थोड़ा समय देता तो इतना बड़ा झगड़ा नहीं होता। पर दोनों लगे पड़े थे एक दूसरे को झुकाने का। ये जो झुकने झुकाने वाले केस होते हैं, इसमें भी ये हमारा भकुड़ दोष
काफी हद तक जिम्मेवार। तो राशियों से मन की मित्रता देखी जाती है कि मन की अंदर मित्रता कितनी है कितनी नहीं है। जैसे द्विद्वादश, एक जना धन लेके आएगा तो दूसरा खर्चा करने में जुड़ जाएगा, और जो कमा के लाएगा उसको गुस्सा आएगा कि यार क्या तो बचाना चाहिए, यहाँ तो खर्चे की लाइन लगा दी। तो उनके विचार किस पे बढ़ेंगे? पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर के चिंता करना। दूसरा भाव जो होता है वाणी का भी होता है। उसने कहा इसने मुझे यूं बोल दिया, उसने कहा मुझे यूं बोल दिया, बस इस बात के ऊपर झगड़ा होना तय है। 12वां भाव सैया सुख का भी है। तो ये आपको तुरंत देखते पता लग जाएगा, यार लड़के की राशि ये, लड़का का राशि ये है, ओहो इन दोनों में कहाँ का प्रॉब्लम है। ये इतना सटीक चीज है जो भकुट दोष है। आप बहुत गहराई से अंदर तक जा सकते। फिजिकल रिलेशनशिप को प्रॉब्लम, मनी एंड फाइनेंस को लेकर के प्रॉब्लम, कम्युनिकेशंस को लेकर के प्रॉब्लम, ये 3 प्रॉब्लम आपको मेजरली मिलेगी। नवम पंचम, एक भक्ति मार्ग पर है, एक भक्ति मार्ग पे चला जाता है और एक प्रेम के मार्ग पर आ जाता है, फिर झगड़ा शुरू। और एंड लास्ट दोनों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि मैरिज तो हम चला लेंगे पर सिर्फ बच्चों के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। एक व्यक्ति रोमांटिक होगा और एक व्यक्ति बिल्कुल रोमांटिक नहीं। इसका सिंपल भाषा में ये कह सकते, एक व्यक्ति रोमांटिक है, दूसरा बिल्कुल रोमांटिक नहीं, या दूसरा कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लग गया है और एक व्यक्ति को रोमांस सूझ रहा है। ये नवम पंचम का केस होता है। और उसमें बहुत तरह तरह की केसेस निकल सकते हैं कि एक व्यक्ति को बहुत इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना, इस तरह से चीजें। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग के अंदर इन्वॉल्व रहता है, दूसरे को कोई लेना देना नहीं है, दूसरा कहता है ठीक है अपनी एजुकेशन पर फोकस करो, अपनी उन चीजों पर फोकस करो। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपस में झगड़ा। ऐसे ही षडाष्टक है, वो छठे भाव के आप गुण निकाल लो, 8वें के निकाल लो। एक बहुत जल्दी प्रकट होकर के बोलता है, छठा भाव मैंने जो दुश्मन सामने खड़ा है, ऐसा दुश्मन जो दिखाई देता है प्रत्यक्ष है। और 8वां वो जो दिखाई ना दे, सीक्रेटिव। ये षडाष्टक का योग है। अगर लड़का लड़की या जो ऑलरेडी कपल शादीशुदा है, और कभी कभी क्या होता है दोनों कपल आ जाते हैं एक साथ और राम कहानी कहने लगते हैं, जिसने ये कह दिया उसने वो कह दिया, और कभी कभी दोनों अपनी बात को इतनी शिद्दत से रखते हैं कि बेचारा जोशी कंफ्यूज हो जाता है। तो समझ में नहीं आता कि ये लड़का ठीक है कि लड़की ठीक है, और उसको मानने पर मजबूर होना पड़ता है। सबसे बेस्ट वे, राशियों को पकड़ लो, गहरे में थोड़ा सा चिंतन करो, उन्हें लगे कि आप उनकी बात सुन रहे हो पर आप राशियों का मनन करो और आप एग्जैक्ट पॉइंट उनके सामने रखो। कभी ऐसे मत छिपाओ कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आप इससे ये अपेक्षा रख रहे हैं और ये आपसे ये अपेक्षा रख रहे हैं। दोनों एकदम बर्फ की तरह ठंडे हो जाएंगे, वही की वही शांत हो जाएगी कि बंदे ने बिल्कुल टू द पॉइंट निशाना लगाया है। फिर वो शांत हो जाएगी जब उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि हाँ ये जानता है, तो दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर कट बात? तो ये भकुट दोष कहलाता है। बाकी राशियों का संबंध कोई दिक्कत नहीं देता। 6 राशियां आपस में मिलकर के ये काम करते हैं और 6 राशियां आपस में मित्र होते हैं। तो सिंपल है, कोई किसी को राशि से संबंध नहीं समझ में आया, नव पंचम वगैरह पूछ सकते हो, अपन उसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर भकूट के अलावा भी राशियों की मित्रता को ऐसे ही देखेंगे? बिल्कुल नहीं। ये वाला चक्कर नहीं कि मेष राशि का मित्र जो कर्क राशि है तो हो गई मित्रता। जी।
ये गुरु का मित्र चंद्रमा, वो चक्कर में नेचुरल नैसर्गिक वो सब ना, ये नहीं कि द्विद्वादश का मतलब ये हो गया, या नवम पंचम। नवम पंचम अक्सर मित्र होते हैं, सेम एलिमेंट होता है। पंचवें भाव में, नौवें भाव में हमेशा सेम एलिमेंट होते हैं। तो आप ये तो कह नहीं सकते शत्रुता है। मैरिज के रूल कुछ डिफरेंट है। नहीं तो ये बात जो है इसी में बता दी जाए, आपके राशन वाले कोर्स में ही बता दी जाए कि भाई ऐसा ऐसा कर लो तो ये चीज, तो ये अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो आपके अष्टकूट मानी 8 पैरामीटर्स हैं, हर पैरामीटर कोई ना कोई मायने रखता है और उनकी लाइफ में जो है अपने अपने कुछ लोग मित्र षडाष्टक भी कहते हैं। मित्र षडाष्टक इतना ही है अरविंद जी कि जब राशियां आपस में नेचुरल मित्र होती है और वो षडाष्टक आ जाती है तो उसे मित्र षडाष्टक बोल देते हैं। और मेरा ये अनुभव आया है कि वो चीजें पॉसिबल होती नहीं है। सिर्फ आपको मैरिज लाइफ तो चलती हुई मिल जाएगी, षडाष्टक में भी, नवम पंचम में भी, सब चलती हुई दिखेंगी आप। पर ये तो बहुत गहरी बात कह रहा है। ये वो कह रहा है कि कभी कभी पति पत्नी को नहीं पता होता हमारे बीच में ये चल रहा है, और अलग अलग लिखो, आप उनके पॉइंट्स लिख लो और अलग अलग उनसे पूछो अकेले में, तो कह देंगे हाँ यस यही बात है, हमें ये फीलिंग आती है। देखिए हर आदमी, पहले समझना होगा, हर आदमी बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अपनी प्रॉब्लम सही ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। वृश्चिक लगन वाले से आप बात करोगे, वो आपको बात ही 20% बताएगा, 80% से वैसे, क्योंकि वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है। और अगर वो एक्सप्रेसिव हो गए तो बम की तरह एक्सप्रेसिव, मतलब सारी बात अभी भक्तो जो भक्त उन्होंने कई दिनों से इकट्ठा कर रखा होगा और वो। तो कुछ लग्नों की भी प्रॉब्लम है, कुछ राशियों की भी अपनी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर आपने मेष राशि वाले को छेड़ दिया, अब मेष राशि वाला 2 बात की जगह 4 बताएगा, बात 2 बुरी लगेंगी वो 4 समझाएगा आपको। वो बहुत एक्सप्रेसिव है, टॉकेटिव है, ये उनकी आदत है। तो इसीलिए कभी कभी पति पत्नी के बीच के झगड़े को सुनने वाला ढंग से समझ नहीं पाता है। उसको लगता है पति की सुनता तो उसको लगता है पति बिल्कुल ठीक कह रहा है, पत्नी की सुनता है तो वो कहता है बिल्कुल ठीक रहता है। और कभी कभी तो हमारे सामने ऐसा होता है कि फिर महिला जो है अपना रोना धोना शुरू कर देती है, फिर हम भी दूसरी पोजीशन में आ जाते हैं। अच्छा, नहीं, फिर हमें उसको ही जिताना पड़ता है कि नहीं कसूर तो इसी बंदे का है, यही निकम्मा है, पट्टा 1 नंबर का है। फिर हम उसी को कहते हैं भाई तू चुप रहे, नहीं मैं भगा दूंगा तुझे। फिर वो बेचारा पीछे मुंह करके बैठ जाता है। जो हमारे यहाँ होता है, मैं बता, वो बेचारा कुर्सी का मुंह इधर कर लेगा, वो कहेगा अच्छा मैं देखता ही नहीं, पंडित जी आप इसी की सुन लो कोई बात नहीं। वो बेचारा चुपचाप बैठे, फिर उसको बीच में गुस्सा आता है एक बार, फिर वो बोलता है, फिर वो उसकी तरफ देखिए, फिर वो बेचारा उस तरफ हो जाता है। तो ये जो सीन जो चलते हैं, तो इससे क्या होता है कि बेचारा एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज, और एस्ट्रोलॉजर थोड़ा कमजोर दिल का हो तो उसको थोड़ी देर में लगता है तू भाग जाए यहाँ से, नहीं तो तेरी साथ समस्या खड़ी हो जाएगी ना। तो ऐसे में ये राशियां हैं, ये लगन है, यही सही आपकी मदद करते हैं और कोई मदद नहीं करता ऐसी स्थिति है ना। और कभी कभी तो अगर हमारे हरियाणा से और राजस्थान से कोई केस आ जाए तो आदमी कहता है देख ले फिर अभी हो जाएगा, बताऊं क्या जो परसों बताया था। वो कहेगी परसों तो छोड़ दिया था, आज तू करके दिखा, यही तेरा हाल बुरा करती हूँ। तो हमें कहना भाई हमारी टेबल कुर्सी टूट जाएगी, यहाँ अभी मत दिखाओ, हम समझ गए, बिना बताए समझ गए, हम पाए बता देते हैं आपको, आप दोनों पाए करो और घर जाओ यहाँ से। तो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी जब आप करते हो तो नए नए नजारे दिखते हैं जो क्लास में भी नहीं बताया जाते। मैं हूं जो बता देता हूँ कि कितनी मुश्किलात आती है ये सब संभालने में और करने में। उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है ज्योतिष को, लोगों को समझने में। एक होता है किताबी ज्ञान जो आप किताबों से पढ़ लेते हैं, वीडियो से सुन लेते हैं, इसके अलावा भी बहुत बड़ा ज्ञान है
ज्योतिष के अंदर से प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको गुरु की बहुत आवश्यकता है। ध्यान रखिए, अगर किसी को लगता है किताबी नॉलेज मुझे पता चल गई, मुझे मांगलिक दोष कैसे देखना है पता लग गया, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। यही कि इसी के बाद गुरु की आवश्यकता थी, या उसने छोड़ दिया। 90% स्टूडेंट बस यही गलती करता है। हमारे पास 100 स्टूडेंट आता है तो 90% यही गलती करता है 1-1.5 साल के बाद, मैं तो आ गया, अब मुझे क्या जरूरत है, अब तो मैं कहीं से भी जाकर के सीख लूंगा। और वो यहीं से गलतियां खानी शुरू कर, फिर क्या करता है, अब हमारे संपर्क में तो रहता नहीं, फिर फटाफट किसी के कहने पे शॉप खोल लेता है, और शॉप का फिर जो हाल होता है तो सभी जानते ही हैं। जो भी लोग पेशेंस के साथ इस विद्या को सीखते हैं और अपने गुरु के साथ लगातार संपर्क बनाए रखते हैं, असली मदद उसे जब चाहिए, जब वो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में होता है, उसको उस समय मदद चाहिए, और उसी समय उनकी ईगो इतनी बढ़ जाती है कि कुछ, और वो उस योग इस ईगो के चलते मारे जाते। मैंने अपनी आंखों से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट को ज्योतिष में मरते देखा, मरते का मतलब खराब होते हुए देखा अपनी आंखों से, जब कभी कभी हमें भी देखा ये तो बड़ा ब्रिलियंट, इसका कैसे काम है। एक लड़का था एमबीए, आईआईटी और एमबीए किया, और मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ता था, क्योंकि माशाल्लाह इतनी अच्छी एजुकेशन ले रखी थी। बल्कि हम सोचते थे कि इतना पढ़ा लिखा आदमी हमारे पास पढ़ने लिखने आया तो हम उसको बड़ा किस तरीके से समझाएं। बहुत बेचारा शुरुआत में बड़ा हम्बल था, जैसे ही सीख गया तो कहता है जी मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। मैंने कहा बनाओ, बहुत अच्छी बात है, दिमाग तो परमात्मा ने दिया ही है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और उसके बाद वो सब उन चक्रों में लग गया, एंड लास्ट एक दिन आया और अपनी बुक्स मेरे पास रख गया, जो उसने कहीं से खरीदी थी। वो कहता है जी मैं तो छोड़ रहा हूँ, मेरे को पल्ले पढ़ाई नहीं। मैं क्यों? बोला ज्योतिष तो आ गया, पर ज्योतिष को के साथ जो लोग आते हैं ना, नए नए आइटम, मेरे को तो भूल भुलैया हो गई। मैंने कहा भाई, सुमित नाम था, मैंने कहा सुमित तुम इतने दिन से पहले तो बताओ थे कहाँ? तो मैं 1.5 साल से एक फोन कॉल नहीं आई। वो कहता जी बस क्या बताऊं, यही मेरे साथ समस्या है। शायद रचना जी आपके सामने आता था सुमित? नहीं, आपके सामने नहीं। अच्छा अच्छा, वो अलग अलग बैच, कोई बात नहीं। तो वो लड़का बड़ा ब्रिलियंट था, मुझे उससे बड़ी आशाएं थी, मुझे ये था कि भाई सॉफ्टवेयर ही क्रिएट कर देगा। और वो लड़के ने ज्योतिष छोड़ दिया, और उसके बाद तो मेरे से मिलने लगा। फिर एक दिन कहने लगा कि गुरुजी जो है, मैंने उसको समझाया कि तू मेरे संपर्क में रहता तो शायद तेरा कॉन्फिडेंस नहीं टूटा। उसका कॉन्फिडेंस टूटा छोटी छोटी बातों में। बोला गुरुजी बस मेरे दिमाग में ये आ गया कि अब तो मैं ज्योतिष सीख गया, अब सर को क्या था, सर भी कहेंगे भाई कमाल है, तुमने इतना कुछ सीख लिया और अब तू फोन कर रहा है। तो ये वो खुद समझ रहे। कई बार पॉजिटिविटी के चलते भी वो सोचते चले यार अब तो हम सीख गए, अब हम क्या बात करें। तो मैंने कहा यार संपर्क क्यों टूटते, संपर्क में तो बने रहो। ठीक है सीख गए तुम, अच्छी बात है, हमने तो सिखाया इसलिए था कि आप लोग सीख जाओ। और बस यहाँ पर कोर्स एंड होता है, और वहीं पर शिष्य का तो लेवल इतना हो जाता है, और प्रैक्टिकल चीज के अंदर डाउन। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोगों को ज्योतिष में थोड़ा समय लगा। सीखा है बहुत अच्छी बात, अब गुणने का समय है, अब मंजने का समय है। मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे आज तक टच में, जो 8-8 साल पुराना, और आप हैरान होंगे सारे सक्सेसफुल, सभी के सभी। जो डांट, तो छोटी छोटी बात भी आज भी घूम करके पूछ लेते हैं, मैं उनको डांट भी देता हूँ। फिर रचना जी आपको विनोद के तो बारे में पता ही होगा, विनोद वेरी सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर, वेरी, इतना सीधा लड़का, बस पूछो मत। अगर आप मिल लो तो आप ही हंसने लगोगे उसके ऊपर, यार इसको ज्योतिष आता होगा, और आप पूछ के देखो उससे, तो ऐसे रटे पड़े बंदे के। मेरे से बड़ी उम्र का, मैंने खूब डांट मार दूं आज भी आप लोगों के सामने, बंदा यूं नहीं कहेगा कि आपने मुझे क्या कहा। और हर जगह एक ही बात कहता है, मेरे गुरुजी सुनील वशिष्ठ,
मेरे गुरुजी के सामने कोई कहीं भी बात आ जाए, मैं गुरुजी को फोन लगाता हूँ। तो ये जो उसका शिष्यत्व है, वो शिष्यत्व ही उसको चाहिए। जैसे हनुमान जी का शिष्य होना ही हनुमान बना दिया। राम से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है हमारे देश में। राम जी का तो बनेगा इतना बड़ा, हनुमान जी की तो जगह जगह हर गली गली में बना। ये उनके स्वामी भक्ति के कारण ही बना। इसलिए भक्त कभी कभी भगवान से ऊपर हो जाए, पर वो अपने भक्ति भाव में रहे। अगर भक्ति जो है बड़ी टेढ़ी है, दो धारी तलवार की तरह है, वो जरा सा झुके हो गए दो टुकड़े। ऐसे ही शिष्य का जीवन है। शिष्य का जीवन भी दो धारी तलवार। अच्छा, एक बार आप लोगों को पता है, किसी ने मुझे समझाने की कोशिश की थी, तो मैंने क्लास में उसके बारे में बोला था कि भाई मुझे मत समझाओ, मैं दरअसल आप ही लोगों की केयर करता हूँ। मुझे पता है ये आज तो मुझे कह रहा है कि गुरुजी ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। मुझे पता है अब इसका उनके नजदीक है, ज्योतिष को छोड़ेगा या ज्योतिष इसको छोड़ देगा, दो में से का। इसलिए मैं समय समय पर टोक देता हूँ। मुझे पता लग जाता है कि अब ये ज्यादा आगे गति पकड़ेगा, ये इसका समय निश्चित। तो 90% स्टूडेंट इसी के चलते हैं, और कोई बात नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ ज्योतिष इतना सा सीख लो, और ढंग से 20 चीज ना सीखो, चाहे 4 चीज सीख लो, पर इतनी ढंग से सीख लो कि जब भी आप उसको प्रैक्टिकली लगाएं, एक तो आपके चेहरे पे सिकन ना आए, दिमाग में तनाव ना आए, और मस्ती लो और हंसते खुशते ला भाई तेरी दिखा कर, ये बात तो ऐसे क्या भाई मौज कर। आपको भी तनाव नहीं हुआ, और आप देख रहे हैं इतनी सारी चीजें लगा लगा के देख रहे हैं, और फिर परेशान, खुद परेशान, सामने वाला नहीं। सामने वाले को पता ही नहीं है क्या देख रहा है, तुमने तो उठा के कुंडली पकड़ा दी, तुम्हारा सरदर्दी तुम्हारे हाथ में दे दी, अब तुम सुलटो अपने आप। तो जितना बेटर है, जितने सटीक नियमों को ढूंढ सको वो ढूंढो। बस बहुत सारे पोथियां बना बना करके रखने का लाभ नहीं है। वो चीजें ढूंढ लो उन पोथियों में से, और अपने नोट्स तैयार कर लो, यार ये चीज सटीक बैठती है उसी चीज के पीछे। मैं आपको मेरी लाइफ का ये चीजें बता रहा हूँ, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने अनुभव किया, मैं वही चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी नहीं बता। अक्सर गलतियां करते हैं, और मुझसे भी हुई कि मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, मैंने बहुत ये कुछ किया, पर जब मैं प्रैक्टिकली लगाने बैठता तो वो चीज याद ही नहीं आती। करें क्या भाई उसका? फिर मेरे दिमाग में आया, भाई जो प्रैक्टिकली यूज में ही नहीं आ रहा, उसको इतना बड़ा बोझ उठा के करेंगे क्या? हर पैथी अच्छी है, और हर पैथी से कुछ ले लो, चाहे जेमिनी से ले लो, लाल किताब से ले लो, पर सभी को एक साथ अप्लाई करनी मत करो। और अक्सर लोग फंसते हैं सभी को एक साथ अप्लाई कर, सभी कुछ अप्लाई। अगर आप जेमिनी लगा रहे हो तो दृष्टि राशि से देखो, फिर वो पराशर वाली राशियों को भूल जाओ। अगर आप दशा देख रहे हैं तो कुछ लोग पता क्या करते हैं, जेमिनी लगाएंगे, विषोत्तरी दशा लगाएंगे, आज ही मंगल की दशा चल रही है, राहु के अंदर। अरे कहाँ बचा मंगल और कहाँ बचा राहु भाई, अब तो 14 साल के। तो वो मुझे लाल किताब देखेंगे जी, अच्छा जी सूर्य सप्तम भाव में जी, वो तो शुभ हो जाएगा, वो तो अशुभ हो जाएगा। अरे मेरे भाई, वहां से वर्षफल निकाल कर देखना है कि इस साल सूर्य की कौन से भाव में जाकर के स्थिति हो रही है, उसके अनुसार डिसाइड करना है कि ये कैसा है कैसा नहीं, उसके बाद तुम उपायों की बात करो। ऐसे थोड़ी ना, ऐसे नहीं, ये चीज। हाँ अमर जी। जी मैं कुछ बोलना चाहता था। जैसे एक शिष्य के लिए और जो सीख रहे हैं, तो उनके लिए मेरे हिसाब से लगता है कि गुरुजी के ऊपर अटूट विश्वास ही काम करता है, एक जैसे भगवान के ऊपर करता है। और दूसरा जो है कि बहुत सारे गुरु खोजने से आपको नहीं मिलेगा, तो एक ही में अगर हम लोग रहते रहते हैं तो इतना सारे हमको, और जो रेमेडीज वगैरह बताया, जो सूत्रस वगैरह बताया जाता है, उनके ऊपर मतलब 100 से भी ज्यादा विश्वास होना जरूरी है। तो मैं गुरुजी आपको बता सकता हूँ, हमारे बहुत विज्ञ लोग हैं यहाँ पे, तो मैंने आपके यहाँ पे तो ऐसा कोई है नहीं जो जिससे मैं पूछ सकूं, तो आप लोगों से मतलब हम लोग सीख रहे हैं अभी।
तो यहाँ पे आप जैसे इस शादी के लिए आपने एक वीडियो डाला था बहुत पुराना, तो उसी को ऊपर मैंने इतना विश्वास किया उसको देख करके। तो एक लड़की को उसको मतलब वो जान पहचान था, उसको बताया तो ये आप कर सकते हो, और उसको वीडियो भी मैंने उसको व्हाट्सएप में दे दिया। तो उनके पास 7-8 महीने के बाद उसका शादी हो गया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं एक दूसरे शादी में था, उसी समय फोन आया उसका भाई का कि मेरा बहन का शादी हो गया। तो ये जो बात होते हैं सर, हम उसके ऊपर पूरा आस्था रखना चाहिए, जो रेमेडीज वगैरह है, और सूत्र के ऊपर भी रखना चाहिए। और गुरु जी के ऊपर तो मतलब वो जो बोले, मतलब मैं सोचता हूँ कि गुरु जी अगर कुछ उसमें ये बोल देते उसको भी, जैसे आपने एक बताया था, कभी कभी आप इतने सूत्र बता जाते हैं, जैसे हम लोग मंत्र तंत्र यंत्र में भी आप बोले थे कि उसमें आप एक बार बोले थे कि आप जो आपका हॉरोस्कोप है, तो उसमें आप कुछ स्टोन वगैरह रख दो, कुछ लिख के रख दो, वो भी अब हो जाएगा। तो ऐसे फिर मतलब मैंने भी देखा है, तो उसमें काम हो जाता है सर। तो विश्वास, और सर जैसे आपने बताया जी गुरु जी के ऊपर विश्वास और अटूट रहना चाहता है, और मतलब और सीखने का जो प्रवृत्ति होता है, जैसे अरविंद जी वगैरह है, इतना बहुत बड़े श्लोक है यहाँ पे, जो सीखने का जो है हम लोग को मतलब प्रोफेशनल जो होते हैं, आपने एक बार बोला था जो प्रोफेशनल है, ज्यादा प्रोफेशनल होने से आप इतना सीख नहीं पाते, मतलब जितना हमेशा हम लोग सीखने के मतलब इसमें लगे रहते हैं। बस अमर जी, सहज भाव से सीखने वाला सीख जाता है। मैंने तो एक चीज देखी है, जो सहज भाव से सीखता है वो बहुत सीख जाता है, और जो असहज हो जाता है वो नहीं सीख पाता। हम जब नीचे बैठते थे, हमारे यहाँ नीचे जब लाइट, तो कभी कोई स्टूडेंट मेरे पास पुराना आ गया, उसके खड़े होने के, मेरे सामने वो खड़ा किस तरीके से, उसके हिलने मात्र से, खड़ा होने के मात्र से, उसके बात करने के तरीके से मुझे समझ में आ जाता है कि अब ये कितने दिनों में डंप होने वाला है। इवन मैं कई बार के एक दूसरे को बता भी देता हूँ, बस ये ज्यादा चलने वाला नहीं है, अभी बस खत्म हो गया। तो हमारे स्टूडेंट हैरान होते थे कि कहते जी ये कैसे, और कईयों को मैं कहता हूँ ये जाएगा, ये लड़का जाएगा। सारे कहते थे इसको तो अभी कद्दू नहीं पता। अरे मैंने कहा अच्छा कद्दू ना पता हो, मैं बताऊंगा इसको कद्दू क्या हो, और वो होता है। और ये उन्हीं के साथ है जो सहज भाव के साथ, सरलता के साथ, एक निष्ठा के साथ टिके होने से चीजें बन जाती हाँ सर। सर गुरु जी, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी इस बारे में, क्योंकि अब मेरे को आपके साथ 9 साल हो गए पूरे फरवरी में, 9 years हो गए सर। सर देखिए, हमारे साथ कितने सारे लोगों ने शुरू किया और कितनों ने कहाँ कहाँ छोड़ दिया, फिर यहाँ भागे कहीं वहां भागे, मैं उसी कचरे की रफ्तार से ही चलती रहती हूँ। और मैं आज भी यही बोलती हूँ कि मेरे विश्वास पे विश्वास रखो। एंड आई ऑलवेज से कि मुझे ज्यादा नहीं आता, लेकिन जितना मैंने सीखा है वो मैं कभी गलत नहीं बोलूंगी, और मेरे गुरु जी ने जितना मुझे सिखाया वो 100% सही है। तो गुरु, मैंने भी बहुत मैच मेकिंग करी है और इन्हीं सूत्रों के आधार पे करी है, एंड आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी अपनी मतलब एक आस्था चाहिए या आपका विश्वास चाहिए। जितना आपने हमें सिखाया है ना, कोई नहीं सिखा सकता, लेकिन हमें एक डेडिकेशन चाहिए ही चाहिए। हम 2 साल में या 3 साल में नहीं बन सकते। एंड सेकंड थिंग इज सर, हमें विश्वास चाहिए कि ये जो हम सीख रहे हैं वो होता है। ये दिस इज द मेन थिंग। और थर्ड, हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। है। हम ब्रह्मा नहीं है, और जो हम ऐसी चीजें प्रोडिक्ट भी ना करें जो हमारे लेवल से बाहर है, जो उससे आपके हाथ एरिया जोड़ से देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस यही है कि जो आपने सीखते हो उसको सहज भाव से अप्लाई करना है, और उस पर विश्वास करना है कि ये होगा। जब तक 10 बार ना लगा करके देख लो, ये मत सोचो कि नहीं होगा। कई बार सही ढंग से हम भी फार्मूला लगाना नहीं जानते और दिक्कत में आ जाते हैं और बड़ा फंस जाते हैं ना, वो चीज जो है ठीक नहीं है ना। बाकी तो क्या है कि मैं कई बार कह चुका हूँ भाई, इंटेलिजेंट आदमियों को तो खैर कहना क्या, इंटेलिजेंट आदमी कभी ज्योतिष नहीं सीख सकता, ये मैं आपको लिख करके दे सकता। इंटेलिजेंट आदमी की यही सबसे बढ़िया खासियत है कि वो ज्योतिष नहीं सीख सकता।
और सहज आदमी और सरल आदमी की ये बहुत अच्छी बात होती है कि वो ज्योतिष, और ये उसकी खूबी होती है।